ही आदमी है। धीरेंद्र प्रताप हमारे भाई को गोली मारी और युवा जनता की जब गोली मार करके भाग रहा था तो इस प्रशासन पकड़ लिया पीछे से और पकड़ने के बाद बंधे कर लिया करके छोड़ दिया। हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। धीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पानी दिया गया। धीरेंद्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। बड़े शहरों की बड़ी खबरें, जो राजनीतिक या कोई और खबरें लगातार हम देखते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में छोटी छोटी जगहों से, शहरों से, गांव से, कस्बों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो चौंका देने वाली है। एक खबर ऐसे ही यूपी के बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव की है, जहां पर प्रशासन की मौजूदगी में हुई फायरिंग पर अब बवाल बढ़ गया है। फायरिंग में एक शख्स की मौत का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। इस मामले में 8 नामजद आरोपी हैं, जिनमें से अब तक एक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह का भाई है। बाकियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। ये फायरिंग तब हुई जब सरकार सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के लिए लोग जुटे थे। घटना के बाद यूपी सरकार ने मौके पर मौजूद सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिनमें एसडीएम और सीओ भी शामिल हैं। मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। तो जैसा हमने आपको बताया कि मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है, ऐसा माना जा रहा है। सामने आ रही हैं ये बातें, तस्वीरें सामने आ रही हैं विधायक के साथ। तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह इस मसले पर चुप नहीं है, वो सामने आ गए हैं। उन्होंने आरोपी का बचाव करते हुए कहा कि जो घटना हुई वो निंदनीय तो है, लेकिन पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि धीरेंद्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। और अब हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके आधार पर मृतक का भाई ये दावा कर रहा है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद छोड़ दिया। इस तस्वीर में मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि जब आरोपी पकड़ा गया तो फिर भागा कैसे? सुनिए मृतक के भाई का क्या कहना है। धीरेंद्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनबा ईंट पत्थर सब चलाए और जनबा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेंद्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। तो सुनिए, जन बताओ, पुलिस जो है जनबा करीब 10 पुलिस थी और 2 महिला थी। पुलिस जो है उनको पक्ष में जनबा बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी। और युवा जनता की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से, अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए। दुर्जनपुर की जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, लेकिन प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनके पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेंद्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, एफआईआर में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। जो मेन अभियुक्त है धीरेंद्र प्रताप सिंह, उसका सगा भाई देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी काफ़ी टीमें गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही परिणाम सामने निकल के आएंगे। सीधा चलते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर कमाल खान के पास। कमाल, जो हम बयान सुन रहे हैं पुलिस का, कह रहे हैं बड़ा स्ट्रांग एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जो एक्शन वहां पर मैदान पर हुआ कि पकड़ के छोड़ दिया गया, वो तो अब तस्वीरों में कैद हो गया। तो उसके लिए अब क्या कहना है इनका?
हाँ, देखिए, वैसे अब तक पुलिस ने कई सारे नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस टाइम तक। लेकिन उनका कहना था, जो पुलिस के आला अफसरान थे, उनका कहना था कि वहां पे मौके पे मौजूद लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके छोड़ दिया है। तो लोकल एसपी जो हैं वहां के, वो उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या होनी है, वो सीएम के ऑर्डर पे वो सारे लोग पहले ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन ये बहुत हैरत की बात है कि एक शख्स जो गोली चला रहा था, पहले पुलिस के लोग मूक दर्शक बने रहे, कम से कम 10 राउंड फायर हुए। उसके बाद जब उसको पकड़ा, उनके भाई का कहना है कि एक सब इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ा था, फिर एक सिपाही को सौंप दिया। वो उनकी मुश्कें पीछे बांध करके हाथ को उनको खींच करके ले गया और एक बंधे पे ले जाके उसने छोड़ दिया। और सिर्फ उनको नहीं छोड़ दिया, जिस पिस्तौल से हत्या हुई है, जो आलाए कत्ल कहलाता है और बहुत महत्वपूर्ण सबूत होता है किसी भी क्राइम के केस में, उसको लेकर के उनको जाने दिया गया। ये बहुत संगीन बात है। पुलिस कह रही है कि इन लोगों की जांच होगी और कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। जी, लेकिन इसमें एक जो नई थ्योरी यहाँ पर जो विधायक जी कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में ये गोली चलाई, और सामने वाला जो है, क्या वो भी बंदूक पिस्तौल से लैस होकर आया था? क्या सरकारी गल्ले का जो पूरा हिसाब किताब है, क्या वो ऐसा होता है कि अफसरों की मौजूदगी में लोग इस तरह से हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचते हैं? नहीं, वहां पे जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि जो ये धीरेन्द्र सिंह का पक्ष था, ये कुछ लोगों को ले आए थे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। वो कुछ वोट पड़ता है, कुछ सिस्टम है उनका। तो उनका कहना है कि एसडीएम ने कहा कि इसी गांव के लोग होने चाहिए, तो आधार कार्ड इनका दिखाओ ताकि साबित हो कि ये इसी गांव के रहने वाले हैं। उनके पास आधार नहीं था, तो एसडीएम ने कहा कि हम इसको मुलतवी कर रहे हैं, यह प्रक्रिया दूसरे दिन की जाएगी। इसके ऊपर कुछ आपस में वहां झगड़ा हो गया और 3 लोग इनकी तरफ से नामजद किए गए हैं जो गोलियां चला रहे थे। उनकी तरफ से भी मारपीट वारपीट हुई है, कुछ डंडे वगैरह जरूर उनके लोग भी जरूर लिए होंगे, लेकिन गोलियां चलाने का आरोप जो है वो इनके लोगों के ऊपर है। और उनमें से एक आदमी तो जो धीरेन्द्र सिंह हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं लॉन्ग शॉट में पिस्तौल लिए हुए गोलियां चलाते हुए। जी, बहुत शुक्रिया कमाल आपका। देखते हैं कि इस मामले में पुलिस का स्ट्रॉन्ग एक्शन अब आगे क्या होता है। खैर, अब रुक करते हैं एक और समस्या जो कि प्रदूषण की है। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की निगरानी की जिम्मेदारी अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मदन बी लोकुर को दे दी है। जस्टिस लोकुर की हैसियत निगरानी कमेटी की होगी, यानी एक व्यक्ति की ये कमेटी है। मॉनिटरिंग कमेटी पंजाब, हरियाणा और यूपी जाकर जायजा लेगी। एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट्स कमेटी की मदद करेंगे। तीनों राज्यों के मुख्य सचिव पराली की टीम कमेटी से सहयोग करेंगे। कमेटी के कामकाज में वित्तीय सचिवालय या गाड़ियों जैसी मदद राज्य करेंगे। कमेटी हर 15 दिन पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। हालांकि केंद्र सरकार ने जस्टिस मदन बी लोकुर की नियुक्ति पर ऐतराज किया था। उसका कहना था कि ईपीसीए पहले से इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है और एमाइकस क्यूरी भी नियुक्त है, लेकिन अदालत ने ये बात नहीं मानी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। आज पराली मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता की निगरानी में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि वो उनकी मदद करें। एनसीसी, एनएसएस के स्काउट्स भी कमेटी की मदद करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिनों में कमेटी को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को है। तो जब पराली पर इतना कुछ विवाद चल रहा है, इतनी बातें सामने आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है डेटा दिखाकर कि पिछले साल अक्टूबर में जो पराली जलाई गई थी उससे ज्यादा इस बार जलाई जा रही है। तो लेकिन ये सब एक तरफ, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगाह किया है कि फिलहाल दिल्ली में पराली जलने से ज्यादा दूसरी चीजों से प्रदूषण फैल रहा है। सीपीसीबी के प्रशांत गार्गव से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। सर, जैसा आपने बताया कि आज 6% पराली का योगदान है, अभी बाकी चीज़ों का भी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं? 50 टीमें बनाई हैं, तो प्राइम फोकस क्या रहने वाला है इस साल आपका? नहीं, हमें जो दिल्ली में सोर्सेज हैं उसके बारे में जानकारी है। रीजनल कंट्रीब्यूशन मीटरोलॉजी के हिसाब से चेंज होता रहता है। पिछले साल जैसे 40% से ज़्यादा गया था, लेकिन वो केवल 10 या 15 दिन तक रहता है। जो लोकल सोर्स हैं उसमें
रोड डस्ट है, व्हीकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सारे तमाम जो कारण हैं वही कारण है और उन्हीं पे लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। सर, एक पराली तो एक बड़ा फैक्टर हो गया, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हो गई, थर्मल पावर प्लांट हो गए, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली सरकार ने लिखा है कि थर्मल पावर प्लांट बंद कर दें, जो लगभग 13 है दिल्ली एनसीआर में, इससे काफ़ी राहत मिलेगा प्रदूषण से। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमने बताया कि इस बार हमने स्टेट्स को कहा है कि इंडस्ट्रीज़ और लार्ज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ उनसे एक एफिडेविट लिया जाए, जिससे उनमें जागरूकता भी आए और साथ में एक इस तरह की भावना भी हो कि ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जवाबदारी उसमें महसूस करेंगे। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए वो कहा है, और बाकी जो है वो लॉन्ग टर्म मेजर्स के साथ साथ विंटर में हम सभी को जितना संभव हो सके, एक तो लोगों का सहयोग ज़रूरी है कि प्रदूषण। थर्मल पावर प्लांट बंद कराएंगे आप लोग? थर्मल पावर प्लांट के बारे में हमने आपको जैसे बताया था कि क्या स्थिति है, और जैसे जैसे स्थिति का आकलन होगा उसके ऊपर आपको सूचना दी जाएगी। सर, जैसे ग्रैप में है, जब सीवियर प्लस होगा तब ऑड इवन लगाएंगे, तो अगर मान लीजिए इस बार सीवियर प्लस जाता है और ऑड इवन लगाया गया, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, बस में इस बार कोरोना की वजह से कम लोगों को है, तो वो कैसा होगा इस बार? वो कितना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए? क्या ऑड इवन लगाया जाएगा और सीवियर प्लस होगा करंट सिनेरियो को देखते हुए? ये अभी से कहना मुश्किल है। जब स्थिति आएगी, भगवान करे सीवियर सिचुएशन ना आए, जब आएगी उस समय स्थिति का आकलन के हिसाब से टास्क फोर्स रिव्यू करेगी और अपने सुझाव देगी। और आप बने रहे हमारे साथ। देश की बात में आगे बहुत सारी खबरें हैं। ये भी देखेंगे कि आखिर दिल्ली से सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक शख्स क्यों गिरफ्तार करके ले जाया गया है मुंबई। मनरेगा एक ऐसी चीज है जिसको लेकर कई बार बहस भी हुई, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा कि कैसे जरूरतमंदों के वो काम भी आए। लेकिन मध्य प्रदेश में खरगोन जिले की एक ग्राम पंचायत में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित अन्य हीरोइनों की तस्वीर रोजगार गारंटी जॉब कार्ड पर लगाकर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने कथित तौर पर फर्जीवाड़ा किया। ऑनलाइन जॉब कार्ड पर ग्रामीण महिला पुरुषों की तस्वीर के स्थान पर एक्ट्रेसेस की तस्वीर लगाई गई। यही नहीं, इन जॉब कार्ड्स पर मजदूरी की राशि भी जारी कर दी गई है। कई ग्रामीणों को ये तक नहीं पता कि उनके नाम से राशि भी जारी हुई पर और वो कभी काम पर भी गए हों। ये तस्वीर है 30 साल के सोनू शांतिलाल की। खरगोन के पीपरखेड़ा में रहते हैं। अरे भाई, वाकई ये दीपिका नहीं, शांतिलाल ही हैं। मनरेगा में पूनम चंद के खेत के पास इन्होंने नाला बनाया, भुगतान भी हुआ है। इस गांव में ऐसे 1-2 नहीं 11 हितग्राही हैं जो सेलिब्रिटी हैं। ये और बात है कि कई जॉब कार्ड धारियों को पता ही नहीं कि उनके नाम से कब राशि निकल गई और उस पर फिल्म अभिनेत्रियों की तस्वीर लगी है। मनोज दुबे के पास तो 50 एकड़ जमीन है। उन्होंने न कभी जॉब कार्ड बनवाया न कभी मजदूरी की। सोनू की भी यही कहानी है। पता नहीं कैसे बना लिया ने। हमारे पास तो जॉब कार्ड में उसमें कभी भी नहीं हमने मंत्री सरपंच को दिए। पूरा पैनल है ना, जिन्हें ब्लॉक से अधिकारी तक मिले इनमें। मेरी मिसेज की जगह दीपिका पादुकोण का फोटो लगा दिया। प्रशासन का कहना है कि वो इस मामले में जांच करेंगे, दोषियों पर कार्रवाई भी। ये मामला जो भी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, इसमें 11 जॉब कार्ड की प्रति आपने उपलब्ध कराई है, जिसमें कि तथाकथित सेलिब्रिटीज़ के फोटो लगे हैं और पिछले कुछ दिनों में उन जॉब कार्ड के नाम से राशि का आदान हुआ है, मास्टर रोल जाना दिखाया गया है। तो इस मामले में जांच की जाएगी और 2 बिंदुओं पर जांच होगी कि जिस व्यक्ति के नाम का जॉब कार्ड बना है क्या उसने वाकई में काम किया है मनरेगा में, एक, और दूसरा ये कि किस प्रकार से वो जो फोटो लगे हैं अगर वो सही है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जाँच करेंगे और फिर उसमें अगर दोषी सिद्ध हुए तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। वैसे ये वही जनपद पंचायत झिरनिया है जिसने मनरेगा के तहत 100% मजदूरी देने में देश में पहला नाम कमाया था। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि इस बार मनरेगा में उसने 3 गुना ज़्यादा काम दिया। वैसे पिछले महीने में ही लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि अभी तक लगभग 10 राज्य सरकारों ने मनरेगा में 782 करोड़ रुपए से ज़्यादा मजदूरी का भुगतान नहीं किया है, जिसमें से आधी रकम बंगाल के हिस्से में है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक मजदूरों के 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा चुकाए नहीं हैं।
खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 12 रैलियां करेंगे। बीजेपी के मुताबिक वो हर रोज 3 रैलियां करेंगे और उनमें से कई रैलियों में नीतीश कुमार उनके साथ होंगे। 23 अक्टूबर को सासाराम में पहली रैली है। उसी दिन गया और भागलपुर में भी रैली करेंगे। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना जाएंगे। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री पूर्वी चंपारण, छपरा और समस्तीपुर में रैली करेंगे, जबकि 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज में रैली होगी। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के साथ अब आपके रिश्ते कैसे हैं जब बीजेपी के नेता आपको वोट कटवा कर रहे हैं? क्या केंद्र में आप मंत्री बनेंगे? क्या मम्मी जो है वो राज्यसभा में जाएंगी? क्या आप खुद मंत्री बनना चाहते हैं? ये अंतिम सवाल है मेरा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूं और रहूंगा। तस्वीर को भी लेकर विवाद हुआ कि ये लोग हमारी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा सकते। मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी है। मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूं। हनुमान की तरह चीर के देख लें मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। तस्वीर लगाने की जरूरत मुख्यमंत्री को है, क्योंकि निरंतर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, सीए एनआरसी को लेकर निरंतरता में मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का विरोध किया। तो इसलिए तस्वीरें वो उनके साथ अपनी लगाएं, उनको ज्यादा जरूरत है, मंच वो साझा करें। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हूं और भविष्य में भी रहूंगा। मेरा संकल्प है कि 10 तारीख को चुनाव परिणामों के बाद मैं सही मायनों में बिहार में डबल इंजन की सरकार देना चाहता हूं। जिस तरीके से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में, वैसे ही 10 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बने, ये मेरा संकल्प है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, पीएम 12 रैलियां करेंगे, नीतीश कुमार को अपना उम्मीदवार बताएंगे मुख्यमंत्री पद का। वहां इधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि दिल चीर कर देख लो, वहां पीएम मोदी बसते हैं। ऊपर से अब जो एलजेपी की लिस्ट आई है उसमें एक फ्रेंडली फाइट भी 5 जगहों पर आपने बताया कि बीजेपी और एलजेपी के बीच है। तो ये सब मिला के कुल संदेश क्या जा रहा है? सिर्फ रायता नजर आ रहा है और भी कुछ है? कादम्बी, पहले मैं बता दूं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने लालगंज और गोविंदगंज, जो 2 उनकी सिटिंग सीटें थी चिराग पासवान की पार्टी की, वहां पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था। उसके बाद अब चिराग पासवान ने राघोपुर, जो तेजस्वी यादव जहां से कंटेस्ट करते हैं, और वहां से सतीश कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उसके अलावा रोसड़ा सीट, जहां से प्रिंस राज, जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, प्रिंस राज के बड़े भाई कृष्ण राज वहां से उम्मीदवार होंगे। भागलपुर से राजेश वर्मा जो है वो भी बीजेपी, वहां पे परंपरागत वो सीट लड़ती रही है, तो उस सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो लग रहा है कि ये जो पहले जो दावा था कि वो बीजेपी के सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, उसको कहीं ना कहीं अब वो ब्रेक कर दिया गया है। 3 सीटों पर लोजपा ने अपने उम्मीदवार दिए हैं, जहां से भाजपा के लोग उम्मीदवार, भाजपा का उम्मीदवार है। जहां तक प्रधानमंत्री की रैली का सवाल है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की रैली का इसलिए ज्यादा महत्व बढ़ गया है कादम्बी, क्योंकि एनडीए के कार्यकर्ताओं में जो एक कंफ्यूजन की स्थिति है, अब वो चाहे जनता दल यूनाइटेड के नेता हों या बीजेपी के नेता, सब मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक रैली होगी। पहले दिन की रैली के बाद ये कंफ्यूजन, उनको उम्मीद है, खत्म होगी और जो बागी उम्मीदवार जिस भी विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में चुनौती दे रहे हैं, शायद उनकी चुनौती और कम हो और जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, यानी कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनके लिए जीत शायद आसान हो जाए। कादम्बी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखते हैं कि आखिर कंफ्यूजन जो है वो बिहार में दूर होता है या नहीं, बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू को लेकर। एक ब्रेक लेते हैं। कैंसर से जूझते अभिनेता संजय दत्त को लेकर बहुत सी खबरें आई, पर संजय इन खबरों पर नहीं बोले और अब संजय इस पर बात करते नजर आए हैं जब वो पहुंचे आलिम हाकिम के सैलो हेयर कट के लिए।
शो मस्ट गो ऑन। संजय दत्त की जिंदा दिली देखकर यही लाइन याद आती है। कैंसर से जूझते संजय पहुंचे सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम के सैलून, जहां वो अपनी अगली फिल्म KGF 2 के किरदार के लिए बाल कटाते नजर आए और उन्होंने बात कही कैंसर को मात देने की। Hi, this is Sanjay Dutt. Alim, good to be back in the salon. Thank you. Love the haircut. I think if you see this, come in. You see this? This is the recent scar in my life, but I'll beat it. I'll beat it. I'll be out of this cancer soon. सैलून में संजय दत्त ने बात की अपने पिता सुनील दत्त और आलिम के पिता हाकिम के रिश्तों के बारे में, और दोनों ने याद किए पुराने दिन और पुराने हेयर स्टाइल। We go a long, long way. His father used to cut my father's hair, and he was the stylist in Rocky, Hakim Saab. And then Alim started cutting my hair, and then I became his guinea pig. Even now, you're my guinea pig. Look at this. वो जो दूसरों के साथ नहीं कर सकता था, बोला बाबा आना है थोड़ा बाल अपना गोल्ड करते या ब्लॉन्ड करते। Remember once we did the red fire? हाँ, fire वाला। When you were going for American tour. Yeah. But you're growing this for KGF. I'm growing this for KGF again. शेव का डाला था, लेकिन वो KGF में वो लुक चाहिए। We are starting in November. So I'm happy to be on the sets again. And कल शमशेरा की डबिंग है, तो वहाँ पे भी मजा आएगा। काफी वक्त लॉकडाउन में बिताने के बाद फिर से बाहर निकलकर संजय खुश हैं और तैयार हैं फिर से फिल्म के सेट्स पर जाने के लिए। I'm so happy, Alim, to see people coming back to the saloon, and we all are confident because the way we see all the boys here and the girls, everything is sanitized, everything is clean. People are wearing gloves, they're wearing masks, and there's a beautiful sanitizing machine there. And come on, guys, it's always good to be out of the house. कितना लॉकडाउन में रहेंगे यार, पक गए घर पे, और वो बोल नहीं सकते। We are very happy to see you in Hakim Alim Baba really long. Thanks. We are happy that your health is good. You are rocking. You are a rock star. So we are very happy. I'm getting this back for tomorrow. आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। You are a strong man. You have seen everything in life, Baba. You are a strong man. I'm very happy. I'll get out of this. But I'm happy. मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।